नमस्कार दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से आप सभी लोगों का ई लर्निंग विद दुर्गेश पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग इस समय संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहे हैं और संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत हम लोग 2 क्लास समाप्त कर चुके हैं। संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत आज की ये तीसरी क्लास होगी। तो दोस्तों, आज हम इस तीसरी क्लास में संविधान की प्रस्तावना में जो पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक जो ये 2 शब्द हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम इस अध्ययन को प्रारंभ करें उससे पहले 2 बातें। पहली बात ये कि कल किसी ने कमेंट करके कहा था कि सर जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक की जगह वाइट कर दीजिए। उस चीज़ को मैंने सुधारा और बैकग्राउंड आज सफ़ेद है। दूसरी चीज़, एक प्रश्न आया था कि 1991 में जब भारत का उदारीकरण हुआ था, भारत में उदारीकरण हुआ था 1991 में, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको बता दें कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। और उस समय वित्त मंत्री कौन थे? मैंने बताया था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उस समय क्या थे? उदारीकरण के समय वित्त मंत्री थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही भारत में उदारीकरण का जनक कहा जाता है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, ये तो हुई कल की बात। आइए आज की क्लास हम प्रारंभ करते हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दोस्तों, पंथ निरपेक्ष शब्द आया है, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है। पहली बात ये कि भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, मूल प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग या उल्लेखित नहीं था। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा इसे जोड़ा गया था। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि पंथ निरपेक्ष शब्द जो था भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया था इंदिरा गांधी की सरकार में। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था। पहला हो गया पंथ निरपेक्ष, दूसरा हो गया समाजवादी, जैसा कि मैंने बताया था पिछली कक्षा में, समाजवादी, तीसरा अखंडता। अखंडता, 3 शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा नास्तिक देश, धार्मिक देश, धर्मनिरपेक्ष देश। तो दोस्तों, ये तीनों देशों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से देश नास्तिक देश होते हैं, कौन से देश धार्मिक देश होते हैं और कौन से देश धर्मनिरपेक्ष देश होते हैं। आपको बता दें दोस्तों, जहाँ धर्म राज्य के बीच कोई संबंध ना हो, जहाँ पे धर्म और राज्य के बीच कोई संबंध न हो, वे कैसे देश होते हैं? वे नास्तिक देश होते हैं, जिसे इंग्लिश में एथिस्ट स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एथिस्ट स्टेट। जहाँ धर्म राज्य के बीच कोई संबंध ना हो, उसे कैसा देश कहते हैं? एथिस्ट कंट्री या एथिस्ट स्टेट कहते हैं। उसे नास्तिक देश कहते हैं। दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है, मतलब नकारात्मक ये संकल्पना है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि धर्म और राज्य के बीच कोई संबंध ही नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। ऐसे कौन से देश उदाहरण के रूप में हमें मिलते हैं? जैसे चीन हुआ, उत्तर कोरिया हुआ। ये कैसे देश हैं? नास्तिक देश हैं। ये धर्म को नहीं मानते, ये धर्म को मानते ही नहीं। ये ऐसे देश को क्या कहते हैं? नास्तिक देश या एथिस्ट कंट्री कहते हैं। दूसरी बात आती है धार्मिक देश, रिलीजियस कंट्री। आपको बता दें कि ऐसे देश जिनका कोई एक राजधर्म हो, जिनका कोई एक राजधर्म हो, ऐसे देश को धार्मिक देश कहते हैं। जिस देश का शासन धर्म के अनुसार चल रहा हो,
जिस देश का शासन धर्म के अनुसार चल रहा हो उसे क्या कहते हैं, धार्मिक देश कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप श्रीलंका हुआ, सऊदी अरबिया हुआ, सऊदी अरबिया हुआ, उसके बाद पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश भी है। जैसे आपको बता दें कि इन देश में एक उसका राजधर्म होता है, देश का एक राजधर्म होता है। जैसे हम जानते हैं कि पाकिस्तान कैसा कंट्री है, एक इस्लामिक कंट्री है, एक मुस्लिम देश है। उसके बाद बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश भी एक इस्लामिक कंट्री है। सऊदी अरब भी एक इस्लामिक कंट्री है। इस प्रकार से जो जिनका कोई अपना एक राजधर्म होता है, देश में एक धर्म होता है, तो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, धार्मिक देश। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आती है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष जब हम इस शब्द को तोड़ेंगे, धर्म प्लस निरपेक्ष, मतलब धर्म से किसी भी प्रकार का पक्षपात न करना, वो किसी भी पक्ष में न रहना। यह धर्म सभी धर्मों को समान रूप से देखता है, कि धर्मों का न तो विरोध करता है, न ही किसी धर्म का समर्थन करता है। ऐसे देश जिनका कोई राजधर्म न हो, लेकिन वे सभी धर्मों को स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं, कि चाहे जो भी नागरिक हो, चाहे जिस धर्म का हो, उसे समान रूप से अधिकार मिलेंगे, समान रूप से उसको स्वतंत्रताएं मिलेंगी। दोस्तों, इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि धर्मनिरपेक्ष जो कंट्री होती है, धर्मनिरपेक्ष अर्थात सेकुलर, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेकुलर कहते हैं। तो सेकुलर जो कंट्री होती है, सेकुलर स्टेट जो होते हैं, धर्मनिरपेक्ष देश जो होते हैं, उनका कोई राजधर्म नहीं होता। जो देश सभी धर्मों को समान रूप से माने तथा जिनका कोई राजधर्म न हो, ऐसे कंट्री को क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष कंट्री कहते हैं। एग्जाम्पल स्वरूप जैसे भारत और यूएसए, भारत और यूएसए, ये ऐसे कंट्री हैं जो धर्मनिरपेक्ष हैं। ये किसी भी धर्म का विरोध नहीं करते, किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करते, इनका अपना कोई राजधर्म नहीं होता, इनके देश की शासन व्यवस्था किसी धर्म के अनुसार संचालित नहीं होती। तो ऐसे धर्म को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है दोस्तों। क्या है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। जो धर्मनिरपेक्ष है ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, जबकि जो नास्तिक है ये क्या है, निगेटिव कॉन्सेप्ट है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, ये हुई पंथ निरपेक्ष से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ जो थी, जो विभिन्न विचारधाराओं वाले देश होते हैं वे अपने अपने अनुसार इस प्रकार के देशों को अपनाते हैं, जैसे नास्तिक देश, धार्मिक देश, धर्मनिरपेक्ष देश। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, धर्म का अर्थ क्या होता है, आपको बता दें। धर्म का जो शाब्दिक अर्थ होता है, धर्म का जो शाब्दिक अर्थ होता है, धर्म बराबर धारण करना। आपको एक चीज़ और बता दें दोस्तों, हिंदू धर्म को न्यायालय ने उसे एक जीवन पद्धति माना है, धर्म न मानकर उसे जीवन पद्धति माना है। तो धर्म का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ धारण करना। क्या होता है, धारण करना, अर्थात जीवन शैली के जो नियम होते हैं कि हमें किस प्रकार का जीवन जीना है, किस प्रकार के जीवन किस शैली के नियम होंगे, ये सब हमें धर्म बताता है दोस्तों। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। आपको एक चीज़ और बता दें, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था, जैसा कि हमने बताया। आपको बता दें, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28, ये जो अनुच्छेद 25 से 28 है, ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि भारत कहीं ना कहीं, भारत की जो भावना है, भारत की प्रस्तावना ये बताती है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। हालांकि इससे मूल संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द उल्लेखित नहीं था, लेकिन जो अनुच्छेद 25 से 28 है ये दर्शाता है कि भारत कैसा देश है, एक पंथ निरपेक्ष देश है। भारत एक सहिष्णु देश है, आज जैसा कि आप लोग जानते हैं, सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण प्रदान करता है। सभी धर्म के नागरिकों को, चाहे वे जिस भी धर्म के हों, सबको समान स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं, समान अधिकार प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, ये जो धर्म है ये कैसा है देश, भारत कैसा देश है, एक पंथ निरपेक्ष है। ये बातें कहाँ पे लिखी गई हैं, प्रस्तावना में बाद में लिखी गई, लेकिन जो अनुच्छेद 25 से 28 है ये कहीं ना कहीं हमें इसकी ओर इंगित करता है,
इसकी भावना को बताता है कि भारत कैसा देश है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हालांकि ये कहीं लिखा नहीं था पहले, बाद में इसे 42वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, जैसा कि मैं पीछे बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्मनिरपेक्ष, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या होता है? जैसे सभी धर्म बराबर हैं, धर्मनिरपेक्ष जो कंट्री होती है उसके लिए सभी धर्म क्या हैं? बराबर हैं, उसका कोई अपना राजधर्म नहीं है। जैसा कि यहाँ क्या लिखा है, देश का कोई राजधर्म नहीं है। मतलब जैसे इस्लामिक कंट्री जो है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, सऊदी अरबिया है, ये सब क्या है? इनका अपना एक राजधर्म है, लेकिन भारत का कोई राजधर्म नहीं है। दोस्तों इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। यही धर्मनिरपेक्ष का सबसे अच्छी बात है कि इसका कोई राजधर्म नहीं होता और ये सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण प्रदान करता है। जबकि जो धार्मिक कंट्री होती है, धार्मिक देश जो होते हैं, वहाँ पे ये सब स्वतंत्रताएँ, ये सब अधिकार प्राप्त नहीं होते। उसके बाद सरकार किसी धर्म के अनुसार संचालित नहीं होती। सरकार क्या होती है? किसी धर्म के अनुसार नहीं चलती। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। धर्मनिरपेक्ष तात्पर्य यही है। धर्मनिरपेक्ष एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, जैसा कि मैंने बताया, सकारात्मक संकल्पना है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों धर्म से संबंधित गांधी जी ने बहुत कुछ कहा, लेकिन उसके दो महत्वपूर्ण कथन जो हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, धर्म धारण करने वाली चीज़ है, धर्म के बिना व्यक्ति का जीवन शून्य है। ऐसा किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने एक बात और कही थी। वो क्या कही थी? कि धर्म से अलग राजनीति के समान, धर्म से अलग राजनीति मृत्यु के समान है। धर्म से अलग राजनीति मृत्यु के समान है, ऐसा गांधी जी ने कहा था। गांधी जी का ये दोनों कोटेशन आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लेता है। धर्म धारण करने वाली चीज़ है, धर्म के बिना व्यक्ति का जीवन शून्य है, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने एक बात और कही थी, धर्म से अलग राजनीति मृत्यु के समान है। ये कोटेशन कभी आदि परीक्षा में पूछता है, तो आप लोग याद रखिएगा। ये कोटेशन जो है महात्मा गांधी ने किया था। दोस्तों इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, ये कौन दिया? महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी का देने से तात्पर्य यहाँ यह है कि गांधी जी ने विचार दिया था, बाद में इसे अमल किया गया। दोस्तों बता दें कि महात्मा गांधी ने पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष दोनों को अलग अलग बताया। जैसा कि हम लोग धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष को दोनों एक ही अर्थों में लेते हैं, लेकिन गांधी जी ने इन दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से अलग किया था। वे कैसे अलग किए थे, चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। दूसरी बात, जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, यही भारत के संविधान में यूज है। क्या है? पंथ निरपेक्ष। आम बोलचाल की भाषा में हम पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष दोनों शब्दों को एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग है, न कि धर्मनिरपेक्ष। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द का प्रयोग है? धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का प्रयोग नहीं है। हालांकि हम इन दोनों को समान अर्थों में देखते हैं। महात्मा गांधी कहते थे, ऐसा संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति धर्म से अलग हो जाए। गांधी ने कहा कि, क्या कहा था गांधी ने? कि व्यक्ति जो है पंथ से अलग हो सकता है, किंतु धर्म से नहीं। उन्होंने कहा था कि ये जो पंथ है, पंथ और धर्म, इन दोनों को गांधी जी ने अलग किया था। और क्या कहा था? पंथ से अलग हो सकते हैं, लेकिन धर्म से अलग नहीं। पंथ से अलग हो सकते हैं, लेकिन धर्म से लोग अलग नहीं हो सकते। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। गांधी जी ने पंथ और धर्म के लिए, दोनों के लिए अलग अलग शब्द हैं, जिनका अर्थ भी अलग अलग है। उन्होंने उदाहरण के लिए क्या बताया था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं, एक तरफ
हम एक तरफ धर्म को लिखते हैं, एक तरफ पंथ को, दोनों में अंतर आपको समझ में आ जाएगा कि धर्म क्या है, पंथ क्या है। चलिए ये धर्म हो गया, ये पंथ हो गया। जैसे मान लो मुस्लिम क्या है, इस्लाम क्या है, एक धर्म है। इस्लाम धर्म है। अब इस्लाम में भी क्या क्या आते हैं, जैसे शिया आ गया, सुन्नी, ये सब क्या हैं, ये सब जो हैं पंथ हैं। उसके बाद बौद्ध, बौद्ध क्या है, धर्म है। लेकिन यदि बौद्ध का पंथ देखा जाए तो क्या होगा, हीनयान महायान, महायान। उसके बाद बौद्ध के बाद जैन, जैन धर्म के बारे में आप लोग जानते हैं। इसके पंथ क्या होंगे, श्वेतांबर पीतांबर के बारे में आप लोग सुने होंगे या जानते होंगे। पीतांबर। तो दोस्तों देखिए धर्म में क्या क्या आ रहा है, इस्लाम एक धर्म है, बौद्ध एक धर्म है, जैन भी एक धर्म है। तो इस्लाम में शिया सुन्नी होते हैं, लेकिन ये क्या हुए, ये पंथ हो गए, ये उसके अंदर आ रहे हैं। बौद्ध क्या है, एक धर्म है, लेकिन हीनयान और महायान क्या है, पंथ है। जैन क्या है, श्वेतांबर है। जैन क्या है, एक धर्म है, श्वेतांबर और पीतांबर क्या है, इसके पंथ हैं। तो गांधी जी ने इस तरह से इन दोनों को अलग किया था कि धर्म और पंथ दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग जब प्रयोग करते हैं आम बोलचाल की भाषा में तो दोनों को एक ही शब्द के रूप में लेते हैं। धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोनों एक ही शब्द कहते हैं। लेकिन दोस्तों गांधी जी ने इन दोनों में एक बड़ा अंतर बताया था, जो अंतर आपके सामने है, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग न करके भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया था, पंथ निरपेक्ष शब्द का। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो धर्मनिरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष, ये पश्चिमी देश का दर्शन है। पश्चिमी देश जो हमारी पाश्चात्य कंट्री हैं, जो वेस्टर्न कंट्री हैं, पाश्चात्य देश हैं, वहाँ से आया है जो है पंथ निरपेक्ष। जैसे यूएसए में भी धर्मनिरपेक्ष है, यूएसए एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जैसा कि हम लोग पीछे पढ़े। उसके बाद धर्म व्यापक है, जबकि पंथ क्या है, उसके अंतर्गत आता है, यह भी बात हम बता चुके। उसके बाद पंथ निरपेक्ष में जो 1976 में संशोधन करके इसे जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, यह भी बात हो चुकी। उसके बाद धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष एक सकारात्मक विचार है, यह भी बात हो चुकी है। चलिए और एक चीज़, दूसरी चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हमारे देश में जो पंथ निरपेक्ष है भारतीय प्रस्तावना में, उसके लिए इंग्लिश में जो वर्ड यूज हुआ है वह सेकुलर है। दोस्तों इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, क्या है, सेकुलर। सेकुलर शब्द का प्रयोग हुआ है इंग्लिश में। शब्दों पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जैसे अभी फ्रीडम और लिबर्टी दोनों का अर्थ क्या होता है, स्वतंत्रता। बात आती है कि भारत की प्रस्तावना में किस शब्द का उल्लेख है, तो भारतीय प्रस्तावना में लिबर्टी शब्द का प्रयोग है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, शब्दों पर ध्यान दीजिए। तो सेकुलर शब्द का प्रयोग किया गया है पंथ निरपेक्ष के लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष के बाद जो अगला महत्वपूर्ण शब्द है वह है लोकतांत्रिक। जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें शब्द आता है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक को इंग्लिश में डेमोक्रेटिक कहते हैं, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। अब्राहम लिंकन की एक परिभाषा है लोकतंत्र के संदर्भ में, जो काफ़ी प्रसिद्ध परिभाषा है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए और बहुत से लोगों को पता भी होगा। जैसे जनता की, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई शासन व्यवस्था, ये क्या है, लोकतंत्र है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल।
कौन कहा? अब्राहम लिंकन ने कहा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत ही साधारण परिभाषा है, लोकतंत्र के संदर्भ में बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है और बहुत ही हाईलाइटेड ये प्रश्न है दोस्तों। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल कहते हैं, जबकि हिंदी में इसे क्या कहते हैं? जनता की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, इसे ही लोकतंत्र कहते हैं। अर्थात जनता की मतलब जो सरकार होगी जनता की सरकार होगी, जनता के लिए मतलब जनता के लिए होगी। पहली बात, जनता की सरकार होगी मतलब जनता उसमें भागीदारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करेगी। दूसरी चीज़, जनता के लिए मतलब वो जो सरकार होगी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वह जनता के लिए ही होगी। तीसरी चीज़, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा मतलब जो शासन में आएंगे वे जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होंगे या स्वयं जनता उसमें भाग लेगी। जब जनता स्वयं भाग लेगी तो वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो जाएगा। जब अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में आती है तो वहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधित्मक लोकतंत्र कहते हैं। चलिए, इस परिभाषा को आपको शायद याद होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में जो लोकतांत्रिक शब्द प्रयोग हुआ है, ये भारतीय देश को एक लोकतांत्रिक देश घोषित करता है। भारत की प्रस्तावना, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि भारत कैसा देश है? लोकतांत्रिक। लोकतंत्र जो है एक बहुत ही बढ़िया शासन पद्धति है। आप कह सकते हैं सबसे बढ़िया यदि शासन पद्धति है वर्तमान समय में तो वह है लोकतंत्र। अधिकांश देशों में लोकतंत्र है, जैसे अमेरिका, हमारे यहाँ ब्रिटेन। हालांकि ब्रिटेन का जो राष्ट्राध्यक्ष है उसका चुनाव नहीं होता, हालांकि वो नाम मात्र का होता है, इसलिए हम वहाँ पर देखते हैं कि लोकतंत्र है लेकिन गणराज्य नहीं है। और भारत क्या है? लोकतंत्र भी है, गणराज्य भी है। हालांकि गणराज्य आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसके पहले हम लोकतंत्र पर वापस आते हैं। लोकतांत्रिक देश घोषित कौन करता है? भारत की संविधान की प्रस्तावना। लोकतंत्र ऐसा देश होता है जहाँ पर नागरिकों के पास अधिकारें होती हैं, अधिकार होता है, स्वतंत्रताएं होती हैं। आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान की जो भाग 3 है वह भारतीय नागरिकों को क्या देती है? अधिकार देता है। भाग 3 अधिकार है, मूलाधिकार, मौलिक अधिकार, जिसके हनन पर हम लोग न्यायालय में जा सकते हैं। उसके बाद उसी मौलिक अधिकार में हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 से 22। तो ये सब जो अधिकार स्वतंत्रताएं होती हैं ये लोकतंत्र में ही संभव है दोस्तों। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट उल्लेखित करती है कि भारत की शासन व्यवस्था कैसी है? एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, एक लोकतांत्रिक देश है दोस्तों। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। अब्राहम लिंकन की जो परिभाषा है इससे आप लोग स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, लोकतांत्रिक क्या होता है। आइए लोकतांत्रिक के बारे में कुछ और जानते हैं। उसके बाद लोकतंत्र के प्रकार आता है। लोकतंत्र के प्रकार, टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के 2 प्रकार होते हैं। लोकतंत्र के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला आपके स्क्रीन पर दिख रहा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह होता है जहां जनता सरकार में जाकर प्रत्यक्ष रूप से निर्णय लेती है। अर्थात यहाँ पर यह होता है कि वह अपने प्रतिनिधियों को नहीं चुनती, वह स्वयं भाग लेती है शासन में और अपने अनुसार शासन व्यवस्था संचालित करती है स्वयं के द्वारा। वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। जैसे ये पहले एथेंस में हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में ये संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं दोस्तों, जहाँ पर बहुत विशाल जनसंख्या रहती है, सभी जनसंख्या मिलकर किसी नियम कानून को नहीं बना सकते, इसलिए वहाँ पर क्या आवश्यकता पड़ती है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? जब जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वही प्रतिनिधि जाकर सरकार में नियम कानून बनाते हैं और देश की शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं, तब वहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र आ जाता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इंग्लिश में कहते हैं और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक और नाम है जिसे प्रतिनिधित्मक लोकतंत्र भी कहते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, वर्तमान समय में सभी देशों में लगभग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हैं। जैसे भारत भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, ब्रिटेन जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, अमेरिका जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र पहले जो है होता था, लेकिन वर्तमान समय में संभव नहीं है। फिर भी स्विट्जरलैंड एकमात्र ऐसा देश है दुनिया में जिसके कुछ कैंटनों में, कहाँ पे? कुछ कैंटनों में अभी भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड एकमात्र दुनिया का इस समय ऐसा देश है जिसके कुछ कैंटनों में क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और बाकी दुनिया में लगभग हर जगह
यदि लोकतांत्रिक पद्धति जिस देश में है वहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, मतलब जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, वही प्रतिनिधि शासन व्यवस्था में जाकर देश की शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं। हालांकि जनता के पास ये अधिकार होता है कि यदि वे प्रतिनिधि उनके अनुसार नहीं चलते तो वे अगले चुनाव में उन्हें उस पद से हटाकर किसी अन्य प्रतिनिधि को वहाँ पर रख सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें लोकतंत्र में राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। हर छोटा बड़ा व्यक्ति राजनीतिक पदों पर जा सकता है, चुनाव लड़ सकता है, चुनाव मत दे सकता है, लेकिन ऐसा देश के नागरिकों को ही प्राप्त है। भारतीय संविधान का भाग जो 3 है, इसमें भाग 3 है मौलिक अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 ये सब ऐसे अधिकार हैं जो भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को याद रखिएगा कि भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए भारत में स्वतंत्रता और अधिकारों का भारतीय संविधान में उल्लेख है। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। यदि कोई कमी रहती है तो भी बताइए, कोई अच्छी बात लगी है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। और कल हम लोग जो पढ़ेंगे वह गणराज्य क्या है, न्याय क्या है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में ये सब उल्लेखित हैं, इनका अर्थ क्या होता है, ये क्यों इसका उल्लेख किया गया, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों संविधान की प्रस्तावना जो है इसे हम कई भागों में डिवाइड कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि जो तथ्य हैं ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए ताकि आप कोई गलती न करें। और दूसरी बात कि जो ये क्लास है ये ज़्यादा उबन क्लास ना हो, क्लास में उबन ना हो, बोरिंग ना हो, इसके लिए क्लास को छोटा किया जाता है। दोस्तों ऐसे आराम करके हम पूरी प्रस्तावना को एक एक पहलू पे उसके अध्ययन करेंगे हम लोग मिलकर, और उसके बाद उसके जितने भी तथ्य आएंगे सभी तथ्यों का अध्ययन करेंगे। परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो प्रश्न बनेंगे, जब लाइव प्रश्नोत्तरी होगी तो उसमें इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी क्लास ज़रूर कमेंट करके बताइए। चलिए कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।